रिविजिट बुक्स पॉडकास्ट में आपका स्वागत है, जहां हम किताबों को छोटे छोटे ज्ञान में बदलते हैं, जिनका आप हर दिन इस्तेमाल कर सकते हैं। आज हम एक ऐसी किताब पर बात कर रहे हैं जिसने पर्सनल फाइनेंस की दुनिया में काफ़ी हलचल मचाई है। रमित सेठी की आई विल टीच यू टू बी रिच, और हम इसके दूसरे संस्करण पर फोकस कर रहे हैं। टाइटल थोड़ा क्लिक बेटी लग सकता है, पर यह कोई फटाफट अमीर बनने की स्कीम नहीं है। बिल्कुल नहीं। एक्चुअली ये जो पारंपरिक सलाह होती है ना कि बस पैसे बचाओ, कंजूस बनो, उससे एकदम हटके है। रमित का मेन पॉइंट है कि पैसे का असली मकसद है अपनी शर्तों पर एक समृद्ध जीवन जीना। रिच लाइफ। हाँ, रिच लाइफ। ये सिर्फ हिसाब किताब नहीं, ये एक तरह का लाइफ फिलॉसफी है। हाँ। और इसके लिए उन्होंने एक बड़ा प्रैक्टिकल, एक्शन ओरिएंटेड 6 हफ्ते का प्रोग्राम भी दिया है। हाँ, और उनका स्टाइल भी काफी सीधा है, कोई लाग लपेट नहीं। वो उस सोच को चैलेंज करते हैं जिसे वो विक्टिम कल्चर कहते हैं। हाँ, कि बहाने बनाना कि भाई पैसे संभालना क्यों मुश्किल है, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। बिल्कुल। उसके बजाय वो मनोविज्ञान पर और सिस्टम बनाने पर जोर देते हैं, खासकर ऑटोमेशन। ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी कि समाधान इच्छा शक्ति में नहीं है, बल्कि सही सिस्टम बनाने में है। सही कहा। और ये किताब इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये जो फाइनेंस की मुश्किल बातें हैं ना, उन्हें आसान बनाती है। लेकिन ये एकदम बिगिनर्स के लिए नहीं, शायद उन लोगों के लिए जो थोड़ा बहुत जानते हैं पर अटके हुए महसूस करते हैं। हाँ, और वो जो घिसे पिटे मिथक हैं, जैसे कॉफी खरीदना बंद करो, उनको तोड़ती है। हाँ, वो लैटे फैक्टर वाली बात। रमित कहते हैं इन छोटी चीजों पर नहीं, बड़ी जीत पर फोकस करो, जैसे सही से निवेश करना, अपनी सैलरी बढ़वाना, बड़े खर्चों पर मोलभाव करना। और इसके नतीजे भी दिखते हैं। किताब में कई उदाहरण हैं, जैसे रीना जिसने 2 साल में $40,000 का कर्ज चुका दिया, या एलेक्स जो 8 साल में करीब $2 लाख की वेल्थ बना पाया। बिल्कुल। शॉन ने अपनी सैलरी $20,000 बढ़ाई, डेविड ने 30 की उम्र तक $3 लाख से ज्यादा इन्वेस्ट कर लिए। तो ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये काम करता है। तो सवाल उठता है कि ये किताब, ये अप्रोच किसके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है? मेरे ख्याल से ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जो पर्सनल फाइनेंस की जानकारी से थोड़े अभिभूत हैं। बहुत सारी सलाह है, समझ नहीं आता कहाँ से शुरू करें, और एक साफ स्टेप बाय स्टेप गाइड चाहते हैं। हाँ, खासकर जो युवा पेशेवर हैं अपने 20s और 30s में, जो सिर्फ पैसे बचाना नहीं चाहते बल्कि एक मजबूत फाइनेंशियल फाउंडेशन बनाना चाहते हैं। सेविंग, इन्वेस्टमेंट, लोन मैनेजमेंट, सब कुछ। और उनके लिए भी जो ये सोचते हैं कि मैं पैसे के मामले में अच्छा नहीं हूँ, या पैसे को लेकर गिल्ट या चिंता महसूस करते रहते हैं। हाँ, वो गिल्ट फैक्टर। हाँ, रमित का सिस्टम इस गिल्ट को हटाने में मदद करता है। ये उन लोगों के लिए है जो सिर्फ बजट की सख्ती में नहीं जीना चाहते, बल्कि जो चीजें उन्हें पसंद हैं, जैसे घूमना फिरना, शौक, उन पर खुलकर खर्च भी करना चाहते हैं, और साथ में फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी। बिल्कुल। जैसे वो एस्ली का उदाहरण था ना किताब में, वो आर्थिक रूप से इतनी सिक्योर हो गई कि 9 महीने काम से छुट्टी लेकर दुनिया घूमने निकल पड़ी। हाँ, और ये उन लोगों के लिए भी है जो अपने फाइनेंस मैनेज करने में हर हफ्ते घंटों नहीं लगाना चाहते। वो चाहते हैं कि सिस्टम ऑटोमेटिक चले और उनका टाइम और मेंटल एनर्जी बचे। हाँ, वो सेट इट एंड फॉरगेट इट वाला फंडा, लेकिन ज्यादा स्मार्ट तरीके से। तो चलिए कुछ मुख्य बातों पर आते हैं जो रमित सिखाते हैं। पहली सीख 1, ऑटोमेशन। ये सिर्फ सुविधा नहीं, ये एक मनोवैज्ञानिक जीत है। ऑटोमेशन की बात तो कई जगह होती है, लेकिन रमित इसे कैसे अलग बनाते हैं? इसका साइकोलॉजिकल एंगल क्या है? बहुत अच्छा सवाल है। देखो, रमित के लिए ऑटोमेशन सिर्फ बिल पेमेंट या ट्रांसफर नहीं है, ये हमारी कमजोरियों का इलाज है। हम भूल जाते हैं, हम टालते हैं, हम इमोशनल हो जाते हैं। हाँ, आलस आ जाता है। बिल्कुल। ऑटोमेशन इन सबको बाईपास कर देता है। ये एक ऐसा सिस्टम बनाता है जो आपके मूड या आपकी इच्छा शक्ति पर निर्भर नहीं है। पैसा आया, उसका एक हिस्सा अपने आप बचत में, निवेश में, बिल पेमेंट में चला गया, आपको सोचना ही नहीं पड़ा। तो ये उन अदृश्य विचारों या इनविजिबल स्क्रिप्ट से लड़ने का तरीका है जिसका जिक्र रमित करते हैं, जैसे मैं पैसे के मामले में अच्छा नहीं हूं, या निवेश तो बहुत मुश्किल है। हाँ, बिल्कुल। ऑटोमेशन इन विचारों को न्यूट्रलाइज कर देता है। आपको अच्छा होने की जरूरत नहीं है, सिस्टम आपके लिए काम कर रहा है। और ये जो डिसीजन फटीग होती है ना, हाँ, कि हर महीने सोचना कितना बचाऊं, कहाँ डालूं, एग्जैक्टली, वो खत्म हो जाती है। और सबसे बड़ी बात, ये अपराध मुक्त खर्च यानी गिल्ट फ्री स्पेंडिंग को मुमकिन बनाता है। जब आपको बताए कि आपके जरूरी काम, बचत, निवेश हो रहे हैं, तो जो पैसा बचता है उसे आप बिना गिल्ट के खर्च कर सकते हैं। अच्छा, तो इसे लागू कैसे करें? बस ऑटोमेटिक बिल पे और ट्रांसफर लगा दें? रमित का ऑटोमेटिक मनी फ्लो थोड़ा ज्यादा स्ट्रक्चर्ड है।
पहला स्टेप, सैलरी सीधे चेकिंग अकाउंट में आए, डायरेक्ट डिपॉजिट। फिर दूसरा स्टेप, वहां से ऑटोमेटिक ट्रांसफर सेट करें। एक हिस्सा रिटायरमेंट अकाउंट में, जैसे 401k या रॉथ आईआरए। ओके। एक हिस्सा दूसरे बचत लक्ष्यों के लिए, जैसे घर खरीदना है, छुट्टी पर जाना है, उसके लिए एक अलग सेविंग अकाउंट में। और एक हिस्सा क्रेडिट कार्ड का बिल, पूरा बिल चुकाने के लिए। पूरा बिल, ये जरूरी है? हाँ, बहुत जरूरी। अब जो पैसा चेकिंग अकाउंट में बच गया, वो आपके रोज के खर्चों और गिल्ट फ्री स्पेंडिंग के लिए है। ये सिस्टम पक्का करता है कि आप पहले खुद को भुगतान करें, पे योरसेल्फ फर्स्ट, वो भी ऑटोमेटिकली। ये बढ़िया है। अब आते हैं दूसरी सीख पर। सीख 2, सचेत खर्च, कॉन्शियस स्पेंडिंग। अपराध बोध को अलविदा कहें। ये कॉन्शियस स्पेंडिंग का आइडिया पारंपरिक बजटिंग से कैसे अलग है? बजटिंग में तो हर चीज पे नजर रखने को कहते हैं। हाँ, ये बजटिंग का लगभग उल्टा है। बजटिंग में अक्सर ऐसा लगता है कि हर चीज से खुद को रोकना पड़ रहा है, हर छोटी चीज पर गिल्ट होता है। रमित कहते हैं भूल जाओ उसे। इसके बजाय ये तय करो कि आपके लिए सच में क्या जरूरी है, क्या महत्वपूर्ण है। अच्छा। और फिर जो चीजें आपको पसंद है उन पर खुलकर खर्च करो, स्पेंड एक्स्ट्रावेगेंटली। और जिन चीजों की आपको परवाह नहीं है उन पर बेरहमी से कटौती करो। ये सुनने में तो बड़ा क्रांतिकारी लग रहा है। मतलब अगर मुझे अच्छी कॉफी पसंद है तो रोज $5 की कॉफी पीने में गिल्ट नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं। अगर वो कॉफी आपके समृद्ध जीवन का हिस्सा है तो उसका मजा लो, लेकिन इसके लिए आपको उन चीजों पर खर्च कम करना होगा जिनकी आपको परवाह नहीं। जैसे हो सकता है आपको ब्रांडेड कपड़ों का शौक ना हो, या बाहर खाने के बजाय घर पर खाना पसंद करते हो। किताब में रमित के दोस्त जॉन का उदाहरण है। वो बाहर खाने पीने घूमने पर साल में $21,000 खर्च करता है। सुनने में ज्यादा लगता है। हाँ, काफी ज्यादा है। पर वो ऐसा इसलिए कर पाता है क्योंकि वो उन चीजों पर लगभग जीरो खर्च करता है जो उसके लिए मायने नहीं रखती, जैसे कोई फैंसी अपार्टमेंट नहीं, महंगी गाड़ी नहीं। तो ये प्राथमिकताओं की बात है, लेकिन ये सस्ता या कंजूस होने जैसा नहीं है। नहीं, यही रमित एक बहुत जरूरी फर्क बताते हैं। सस्ता आदमी पैसे बचाने के लिए दूसरों को तकलीफ देता है, जैसे रेस्टोरेंट में टिप कम देना। हाँ। सचेत खर्च करने वाला व्यक्ति सोच समझकर अपने मूल्यों के हिसाब से फैसला करता है कि कहाँ उदार होना है और कहाँ कटौती करनी है। ये अंदरूनी फैसला है, बाहरी दिखावा नहीं, और इससे किसी और को फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ओके, तो इसे प्रैक्टिकली कैसे करें? कोई फ्रेमवर्क है? हाँ, रमित एक कॉन्शियस स्पेंडिंग प्लान का सुझाव देते हैं। अपनी इनकम को मोटे तौर पर 4 हिस्सों में बांटें। ये परसेंटेज अंदाजन है, आप इन्हें अपने हिसाब से बदल सकते हैं। 1. फिक्स्ड कॉस्ट, निश्चित लागत, 50 से 60%। इसमें किराया या EMI बिल्स, जरूरी ट्रांसपोर्ट, लोन पेमेंट वगैरह आ गया। 2. इन्वेस्टमेंट्स, निवेश, 10%। रिटायरमेंट अकाउंट्स, दूसरे निवेश, इसे तो ऑटोमेट करना ही है। 3. सेविंग्स गोल्स, बचत लक्ष्य, 5 से 10%, जैसे छुट्टियों के लिए, घर के डाउन पेमेंट के लिए, इमरजेंसी फंड। 4. गिल्ट फ्री स्पेंडिंग, अपराध मुक्त खर्च, बचा हुआ 20 से 35%। इसमें खाना पीना, घूमना फिरना, शॉपिंग, शौक, जो भी आपको पसंद हो। अच्छा, ये एक गाइडलाइन देता है कि कहाँ कितना पैसा जा रहा है और कहाँ आप खुलकर खर्च कर सकते हैं। बढ़िया। अब तीसरी बड़ी सीख 3, जितनी जल्दी हो सके निवेश शुरू करें। ये सलाह तो हम अक्सर सुनते हैं। रमित, इसमें क्या खास बताते हैं? रमित इस सलाह को सिर्फ कहते नहीं, बल्कि इसे करने का एक बहुत साफ और प्रैक्टिकल तरीका बताते हैं, जिसे वो लैडर ऑफ पर्सनल फाइनेंस कहते हैं। वो मानते हैं कि लोगों को डर लगता है, पैसे डूब गए तो, या ये मुश्किल लगता है, कहाँ से शुरू करें। हाँ, ये आम करें। उनका सिस्टम इन्हीं रुकावटों को दूर करता है। और हाँ, जल्दी शुरू करने का फायदा तो कंपाउंड इंटरेस्ट की वजह से है ही। वो स्मार्ट सैली बनाम डम डैन वाला उदाहरण याद है? हाँ, वो काफी पावरफुल है। सैली 35 की उम्र में शुरू करती है, 10 साल के लिए हर महीने $200 डालती है। डैन 45 में शुरू करता है और 20 साल तक $200 डालता है। और 65 की उम्र में सैली के पास डैन से काफी ज्यादा पैसा होता है, लगभग $60,000 ज्यादा, 8% रिटर्न मानते हुए। कम पैसा डालने के बावजूद, सिर्फ इसलिए कि उसने जल्दी शुरू किया। टाइम का जादू है ये। बिल्कुल। और रमित रूल ऑफ 72 का भी जिक्र करते हैं। एक आसान तरीका ये पता लगाने का कि आपका पैसा कितने साल में डबल होगा। 72 को अपने अंदाजन सालाना रिटर्न रेट से डिवाइड कर दो। ये दिखाता है कि छोटा रिटर्न भी लंबे समय में कितना बड़ा बन जाता है।
लेकिन असली सवाल है शुरू कैसे करें, वो लैडर क्या है? हाँ, वो लैडर स्टेप बाय स्टेप गाइड है। 1. 401k एम्प्लॉयर मैच। अगर आपकी कंपनी 401k देती है और मैच भी करती है तो कम से कम उतना पैसा जरूर डालें जितना कंपनी मैच कर रही है। ये फ्री का पैसा है, इसे छोड़ना मतलब बेवकूफ़ी है। 2. हाई इंटरेस्ट डेट पे ऑफ, खासकर क्रेडिट कार्ड का कर्ज। इसकी ब्याज दरें बहुत ज्यादा होती हैं। इसे चुकाना एक तरह का गारंटीड रिटर्न है। 3. रॉथ IRA। इसमें मैक्सिमम जितना डाल सकते हैं डालें। ये रिटायरमेंट अकाउंट टैक्स फ्री बढ़ता है और बाद में टैक्स फ्री निकलता भी है कुछ शर्तों के साथ। खासकर तब फायदेमंद है अगर आपको लगता है कि भविष्य में आपकी टैक्स दर ज्यादा होगी। 4. मोर 401k। अगर आप और निवेश कर सकते हैं तो अपने 401k कंट्रीब्यूशन को मैक्सिमम लिमिट तक बढ़ाएं। 5. HSA हेल्थ सेविंग्स अकाउंट। अगर आपके पास हाई डिडक्टिबल हेल्थ प्लान है और आप एलिजिबल हैं तो HSA एक कमाल का टूल है। इसमें तिगुना टैक्स बेनिफिट है, कंट्रीब्यूशन टैक्स फ्री, ग्रोथ टैक्स फ्री और मेडिकल खर्च के लिए निकालने पर भी टैक्स फ्री। 6. टैक्सेबल इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स। इन सब के बाद अगर पैसा बचता है तो आप सामान्य ब्रोकरेज अकाउंट में निवेश कर सकते हैं। ये सीक्वेंस क्यों जरूरी है? लोग सीधे शेयर मार्केट में क्यों ना कूद जाएं? ये सीक्वेंस रिस्क और रिवॉर्ड को बैलेंस करता है। सबसे पहले फ्री का पैसा, मैच, फिर सबसे महंगा कर्ज खत्म करना, गारंटीड बचत, फिर टैक्स बचाने वाले अकाउंट्स, IRA, 401k, HSA। ये पक्का करता है कि आप सबसे असरदार जगहों पर पहले फोकस करें। सीधे शेयरों में कूदना ज्यादा रिस्की हो सकता है और आप टैक्स बेनिफिट्स भी मिस कर सकते हैं। समझ गया। अब चौथी सीख पर आते हैं। सीख 4, क्रेडिट को समझें, सुधारें और लाभ उठाएं। क्रेडिट कार्ड और स्कोर को लेकर काफी नेगेटिविटी भी रहती है। रमित का इस पर क्या टेक है? रमित क्रेडिट को दुश्मन नहीं, एक टूल की तरह देखते हैं। एक ऐसा टूल जिसे समझना, सुधारना और जिसका फायदा उठाना जरूरी है। एक अच्छा क्रेडिट स्कोर सिर्फ लोन अप्रूव होने के लिए नहीं है, हाँ, बल्कि उस लोन पर हजारों, यहाँ तक कि लाखों रुपए ब्याज बचाने के लिए जरूरी है। खासकर होम लोन या कार लोन जैसे बड़े लोन पर स्कोर में थोड़ा सा फर्क भी इंटरेस्ट रेट में बड़ा फर्क ला सकता है। सही बात है। तो इसे सुधारने के लिए सबसे जरूरी क्या है? स्कोर बनता कैसे है? स्कोर के कई फैक्टर हैं, पर 2 सबसे बड़े हैं। 1. पेमेंट हिस्ट्री, भुगतान इतिहास, 35%। क्या आप बिल टाइम पर चुकाते हैं? ये सबसे जरूरी है। एक भी लेट पेमेंट स्कोर गिरा सकता है। ऑटोमेशन यहाँ फिर काम आता है। 2. क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेट, क्रेडिट उपयोग दर, 30%। आपके पास जितनी क्रेडिट लिमिट है उसका कितना % आप इस्तेमाल कर रहे हैं। इसे 30% से कम रखना अच्छा है, 10% से कम तो और भी बेहतर। ओके, पेमेंट हिस्ट्री और यूटिलाइजेशन। हाँ, बाकी फैक्टर्स में क्रेडिट हिस्ट्री कितनी पुरानी है, 15%, आपने हाल में कितना नया क्रेडिट लिया है, 10%, और आपके पास किस तरह के क्रेडिट्स हैं, 10%, ये सब शामिल हैं। तो सुधारने के लिए प्रैक्टिकल कदम क्या है? बस टाइम पर बिल भरना? वो तो सबसे जरूरी है ही, पर रमित कुछ और एक्टिव कदम भी बताते हैं। अगर आपके कार्ड पर एनुअल फीस लगती है तो उसे माफ करने के लिए बात करें, अक्सर वो मान जाते हैं। अगर आपकी पेमेंट हिस्ट्री अच्छी है तो कम APR ब्याज दर के लिए नेगोशिएट करें। अपनी क्रेडिट लिमिट बढ़ाने की रिक्वेस्ट करें, इससे आपका यूटिलाइजेशन रेट अपने आप कम हो जाएगा। अगर आप अपना खर्चा नहीं बढ़ाते हैं तो नियमित रूप से अपनी क्रेडिट रिपोर्ट चेक करें annualcreditreport.com पर फ्री में कि कोई गलती तो नहीं है, और अपना स्कोर भी ट्रैक करते रहें। कई क्रेडिट कार्ड आजकल फ्री FICO स्कोर देते हैं। और क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते समय किन बातों का ध्यान रखें? सबसे बड़ा नियम, हमेशा हर महीने पूरा बिल चुकाएं। अगर आप बैलेंस कैरी करते हैं तो जो हाई इंटरेस्ट रेट लगता है वो किसी भी रिवॉर्ड या फायदे को खत्म कर देगा। सही। रिवॉर्ड्स का फायदा उठाएं, कैशबैक, ट्रैवल पॉइंट्स, और जो एक्स्ट्रा फायदे मिलते हैं जैसे परचेस प्रोटेक्शन, वारंटी एक्सटेंशन, कार रेंटल इंश्योरेंस, उनका भी इस्तेमाल करें। और हाँ, रिटेल स्टोर वाले कार्ड से बचें, उनकी ब्याज दरें आमतौर पर बहुत ज्यादा होती हैं। ठीक है। अब आते हैं आखिरी मुख्य सीख पर, सीख 5, वित्तीय शोर को पहचानें और अनदेखा करें। फाइनेंस की दुनिया सलाहकारों, पंडितों, खबरों से भरी है। रमित कहते हैं इसमें से ज्यादातर शोर है। क्या मतलब है इसका? रमित का तर्क है कि फाइनेंस इंडस्ट्री अक्सर चीजों को ज्यादा कॉम्प्लेक्स दिखाकर पैसा कमाती है।
वो बताते हैं कि ज्यादातर एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड, जिनमें मैनेजर शेयर चुनता है, फीस काटने के बाद सिंपल मार्केट इंडेक्स जैसे निफ्टी 50 या सेंसेक्स को भी बीट नहीं कर पाते हैं। जो फाइनेंशियल पंडित टीवी पर भविष्यवाणी करते हैं या मार्केट टाइमिंग की बात करते हैं कि कब खरीदें कब बेचें, वो लगभग नामुमकिन है और अक्सर नुकसान कराता है। छोटी लगने वाली फीस जैसे एक्सपेंस रेशियो लंबे समय में आपके रिटर्न का बहुत बड़ा हिस्सा खा जाती है। 1% एक्स्ट्रा फीस भी 30-40 साल में लाखों का फर्क डाल सकती है। बाप रे, 1% से इतना फर्क? हाँ, कंपाउंडिंग का असर है ये। और वो जो रेटिंग सिस्टम होते हैं जैसे मॉर्निंगस्टार वगैरह, वो भी भ्रामक हो सकते हैं क्योंकि वो अक्सर उन्हीं फंड्स को दिखाते हैं जो चले, जो बंद हो गए वो तो गायब ही हो जाते हैं। सर्वाइवरशिप बायस। अच्छा। और सबसे जरूरी बात, हर फाइनेंशियल एडवाइजर आपके भले के लिए काम नहीं करता। कुछ कमीशन पर काम करते हैं और आपको महंगे प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं जिनमें उनका फायदा हो। हमेशा एक फिड्यूशरी एडवाइजर ढूंढना चाहिए जो कानूनी तौर पर आपके बेस्ट इंटरेस्ट में काम करने के लिए बाध्य हो। ये तो काफी डराने वाली तस्वीर है। तो करें क्या? किसी पर भरोसा ना करें? नहीं, समाधान है और वो आश्चर्यजनक रूप से सिंपल है। कम लागत वाले डाइवर्सिफाइड इंडेक्स फंड्स या टारगेट डेट फंड्स इस्तेमाल करें। ये फंड पूरे मार्केट या उसके एक बड़े हिस्से को ट्रैक करते हैं। आपको स्टॉक चुनने या मार्केट को टाइम करने की चिंता नहीं करनी। मतलब सिंपल रखना है। हाँ, और इनकी फीस बहुत कम होती है। वैनगार्ड, फिडेलिटी, श्वाब जैसी कंपनियां इसके लिए जानी जाती हैं। इंडिया में भी कई एएमसीज ऐसे फंड ऑफर करती हैं। तो कोई फैंसी स्ट्रैटेजी नहीं, बस रेगुलरली सस्ते डाइवर्सिफाइड फंड में पैसा डालते रहो? बिल्कुल, ऑटोमेट करो, लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहो और मीडिया के रोज के उतार चढ़ाव और पंडितों की भविष्यवाणियों को इग्नोर करो। खुद को एजुकेट करो, पर भरोसेमंद स्रोतों से, जैसे बोगल हेड्स फोरम या रमित खुद। सिस्टम को सिंपल रखो। कॉम्प्लेक्सिटी अक्सर दुश्मन होती है, दोस्त नहीं। ये सब सुनने के बाद रमित सेठी की किताब का सार क्या है? मतलब मुख्य संदेश क्या है जो श्रोताओं को याद रखना चाहिए? मेरे ख्याल से सबसे बड़ा संदेश ये है कि फाइनेंशियल कंट्रोल पूरी तरह से संभव है और ये खुद को हर चीज से वंचित रखने या हर पैसे का हिसाब रखने के बारे में नहीं है। ये जानबूझकर सोच समझकर एक ऐसा जीवन डिजाइन करने के बारे में है जिसे आप वाकई समृद्ध मानते हैं। अपना रिच लाइफ डिजाइन करना। हाँ, और फिर अपने पैसे को उस जीवन को सपोर्ट करने के लिए एक टूल की तरह इस्तेमाल करना। और इसमें वो बड़ी जीत पर फोकस करना शामिल है ना, छोटी छोटी बातों पर चिंता करने के बजाय। हाँ बिल्कुल। क्या आज लट्टे पर पैसे खर्च हुए? शायद। पर क्या आपने अपनी 401k या पीपीएफ कंट्रीब्यूशन रेट 1% बढ़ाई? क्या आपने अपने इन्वेस्टमेंट पर फीस कम की? क्या आपने अपनी सैलरी नेगोशिएट की? ये है बड़ी जीत जो लंबे समय में कहीं ज्यादा मायने रखती हैं। ऑटोमेशन, इन्वेस्टमेंट रेट, एसेट एलोकेशन, फीस, इन पर फोकस करें। रमित लोगों को बहाने बनाना बंद करने और जिम्मेदारी लेने के लिए भी कहते हैं, चाहे वो बाहरी बहाने हों या हमारे अपने अंदर के अदृश्य विचार जो हमें रोकते हैं। सही कहा। उनका मैसेज एम्पावरमेंट का है। छोटे कदम उठाओ, लगातार रहो, गलतियों से सीखो और गलतियां होंगी, और ये समझो कि आप अपनी फाइनेंशियल कहानी के लेखक हैं। और आखिर में, जैसा रमित बार बार कहते हैं, स्प्रेडशीट से बाहर निकलकर जीवन जियो। पैसा मंजिल नहीं है, ये उस जीवन तक पहुंचने का एक साधन है जिसे आप जीना चाहते हैं। इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल शायद हम सब खुद से पूछ सकते हैं। हमारे लिए व्यक्तिगत रूप से समृद्ध जीवन का मतलब क्या है? पैसे के अलावा कौन सी चीजें, कौन से अनुभव, कौन से रिश्ते हमारे जीवन को सच में समृद्ध बनाते हैं? और हम अपने फाइनेंशियल फैसलों को उन गहरे मूल्यों के साथ कैसे अलाइन कर सकते हैं? ये सोचने वाली बात है। ये था आज का विश्लेषण। हालांकि ये चर्चा पुस्तक के पूरे पाठ का स्थान नहीं ले सकती, लेकिन ये इसकी शिक्षाओं की एक झलक जरूर दे सकती है। मुझे आशा है कि आपको ये चर्चा उपयोगी लगी होगी और मैं आगे भी आपके साथ साझा करने के लिए उत्सुक हूं। मुझे बताएं कि आप अगली बार किस पुस्तक पर चर्चा सुनना चाहते हैं।